बाद आपने शफकत फरमाई, जज़ाकल्लाह। जनाब ये जुमला जो है ना जी, मुझे शेर तो नहीं आते, लेकिन ब्रावी का शेर सुना दें तालिब आज। इल्मी के ज़माने में एक शेर जो ज़ुबान ज़द आम था और उस वक्त सोवियत यूनियन भी अपने जोबन पे था और अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उस माहौल में हमारी सियासत हुआ करती थी और जुल्म जबर और मार्शल्लाओं की ज़्यादतियाँ भी देखी हमने। उस दौर में हम कहते थे न यजीद का वो सितम रहा, न ज़य्याद की वो जफा रही, अब तो शायर हो गए। रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। आज हम इस बात पे इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि बीबी मरियम नवाज़ पे जो हुकूमती दहशतगर्दी और पुलिस की दहशतगर्दी और हमला हुआ है, एक तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। यहाँ मुस्लिम लीगी नुमाइंदे ने, मुशाहिदुल्लाह साहब ने बड़े अशार पढ़े। मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम लीगी भाइयों से, अशार पढ़ने का वक्त गुजर गया। अगर आप मरियम को बेटी भी कहते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी है, आप उसे बहन भी कहते हैं, हम सबकी बहन है, आप उसे माँ भी कहते हैं, उस माँ पे हमला हुआ, उस बेटी पे हमला हुआ, उस बहन पे हमला हुआ, आपने कोई शाहरा बंद नहीं की? आप इतने घबरा चुके हैं, पूरा मुल्क लॉकडाउन होना चाहिए था। आप यहां शेर पढ़ के और गुजारा करके चले जाते हैं और जितने मसलहत का शिकार हो जाओगे अब्बासी साहब, इतने ही तुम पे हमले होंगे। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी मैं कहना चाहता हूं, आज तुमने एफएटीएफ के दबाव पर कानून साजी की, मुल्क बच गया जी। भाई तुम तारीख पढ़ो, देखो मुल्क ग्रे लिस्ट में पहले भी गया है, मुल्क ब्लैक लिस्ट में पहले भी गया है, लेकिन उस वक्त की हुकूमत के सरबराहों ने आसाबी जंग लड़ी, खेला इनसे और ग्रे लिस्ट से भी निकले, ब्लैक लिस्ट से भी निकले। और 2018 में जो मुल्क इनके हवाले हुआ, उस वक्त वाइट लिस्ट में था पाकिस्तान, वाइट लिस्ट में था। और जनाब आली दबाव में आकर आपने भी उनका साथ दिया कि जी मुल्क का बचाना है, कौमी मसला है, मुल्क का मसला है। भाई आपने पाकिस्तान को गुलामी के गहरे घड़े में और तारीकी में ले गए और इस तरह ये दबाव आप पर बढ़ते रहेंगे, आप मजीद कानून साजी करते रहेंगे। आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मैं अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि माजी में भी ये हुकूमतें थी, यह हुकूमत इतनी दबाव में क्यों आ गई? बहरहाल वो एक अलग इशू है। इशू ये है कि मरियम बीबी पे हमला हुआ और हमने यहां वॉकआउट भी नहीं किया, कोई करारदाद मुजम्मत भी नहीं पास करवाई। ये आप इनसे तवक्को रखते हैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ की? खवातीन पे हमला, खवातीन के आंचल तार तार हुए और हम एक करारदाद मुजम्मत या एक वॉकआउट भी नहीं कर सकते उस बड़े हादसे और वाक़े पर। तो जनाब चेयरमैन जी, इस पर मैं इतना कहना चाहूँगा। इससे अगली बात यह है जनाब चेयरमैन कि एक अटॉर्नी जनरल
जो रियासत का मुलाजिम है, वो इतना बड़ा बयान दे देता है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और अपोजिशन में खामोश है सिवाय एक बयान के। कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध कराची है, और इतना बड़ा बयान देना, आज उसको मुअत्तल होना चाहिए था। मगर मैं नहीं समझता कि अपोजिशन भी इस तरह की नरम की बात है। मैं अभी मौला बख्श साहब को भी सुन रहा था, तो एक मुलाजिम को, स्टेट के मुलाजिम को, उसको अब तक मुअत्तल होना चाहिए था। जनाब चेयरमैन, चमन में जो कुछ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक। और मुश्किल ये है कि ऐसे बड़े हादसात होते हैं, उसका कभी तदारुक नहीं हुआ। माजी में भी ये हादसात होते रहे। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, चमन में बम हादसे में शहीद हो गए। मुझ पे हमला हुआ, मेरे कायद पे 3 जालेवा खुदकुश हमले हुए। आज किसी ने बताया कि ये कौन सी कुव्वतें हैं। और जनाबे वाला, ये जो FATF की मैंने बात की, जनाब, FATF की बात की, FATF ने जो दबाव डाला उनमें इंडिया भी शामिल है। और आप जो कश्मीर के हवाले से कभी कानून साजी ऐसी हो कि कश्मीर के लोग जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कल उनको भी दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाएगा, फिर क्या होगा? जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का आईन, दस्तूर ये कहता है कि कोई शख्स किसी शख्स पर, कोई मुल्क किसी मुल्क पर अगर बिलाजवाज हमला कर दे, बिलाजवाज हमला कर दे, उस शख्स को, उस कौम को, उस फर्द को जो है वो जवाब देने का हक पहुंचता है। जैसे कि इराक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक टीम तश्कील दी, उस पर इल्ज़ाम था कि इराक में जौहरी असलहा बन रहा है, इराक जौहरी असलहा बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम यहाँ से गई, पूरे इराक का छान मारा, उसे कोई चीज़ नहीं मिली, कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि जौहरी असलहा बन रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इस टीम ने जाके रपट की कि जी वहाँ हमने कोई चीज़ नहीं देखी, कोई चीज़ नहीं देखी। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला दिया कि इराक पर हमला इस वक्त बिलाजवाज़ होगा। जर्मनी में भी साथ दिया, बहुत सारे ममालिक ने भी कहा कि हमारी राय भी यही है, लेकिन अमेरिका कुव्वत के बलबूते पर उन पर हमला कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, कश्मीर जो कश्मीरी है अपना जंग खुद लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान जो अपना जंग खुद लड़ रहे हैं, और इसी तरह फ़लस्तीन अपना जंग खुद लड़ रहे हैं। और आप बताएं कि इस आइन और इस दस्तूर के हवाले से उनको अपनी दिफा का हक पहुंचता है या नहीं? लेकिन जनाबे वाला, आज तक ताकत के बलबूते पर न अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों के हक तस्लीम किया गया, न कश्मीरियों के हक तस्लीम किया गया, न ही जनाबे वाला फ़लस्तीनियों के हक को तस्लीम किया गया कि उनको दिफा का हक पहुंचता है। तो कल कला अगर ये आप FATF के ज़रिए जो दबाव कबूल कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, कोई ऐसा कानून सामने आए, आप तो जनाब अली सिर्फ इशारे पे ढेर हो जाते हैं ना। तो फिर क्या होगा? फिर कश्मीरियों का क्या होगा? ये हम रोना धोना करेंगे, 5 अगस्त मनाएंगे, 5 फरवरी मनाएंगे, या इससे आगे भी हमें करना है, हमें जाना है? तो जनाबे वाला, मैं फिर से थैंक यू मौलाना इस बात को दोहराता हूँ कि जो हादसा बीबी मरियम के साथ हुआ है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और मैं अपने पार्टी के साथ इस हाउस से वॉकआउट करता हूँ। जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ।
लीडर ऑफ द अपोजिशन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राय साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये जो मरीम नवाज़ के साथ कल परसों वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसको सामने रखते हुए हम अपोजिशन जो सारी है वो वॉकआउट करती है एहतजाज के तौर पर। जी सैफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, वॉकआउट का ख्याल अपोजिशन को आया, देर से आया, लेकिन चलें, मौलाना गफूर हैदरी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इन्हें याद दिला दिया। मैं ये समझता हूँ चेयरमैन साहब, पहले तो मैं दो बातें करूँगा पब्लिक